डॉक्टरों को अंजू के दिमाग का ऑपरेशन इमरजेंसी में करना पड़ा है। पड़ोसी और रिश्तेदारों को मिलाकर कम से कम 20 लोग अस्पताल में आए हैं। सबको ऑपरेशन के बाद अंजू के होश में आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अस्पताल के हॉल में आंखें बंद करके मैं एक कुर्सी पर बैठी तो अंजू से जुड़ी अतीत की बहुत सी घटनाएं मुझे बरबस याद आने लगी। पिछले 40 सालों में सुख दुख में साथ निभाने के कारण हमारी दोस्ती की नींव बहुत मजबूत हो गई है। मेरे सुख दुख में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई है। बस एक विषय ऐसा है जिसे लेकर हमारे बीच हमेशा से बहस चलती आई है। मैं हमेशा उसको समझाती रही हूँ कि अपने जीवन को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित बनाकर रखना हम औरतों के लिए खास कर बहुत जरूरी है। उसने हमेशा मुस्कुराते हुए लापरवाही से जवाब दिया, पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर आपसी संबंधों में प्यार की मिठास की कीमत पर उसे किसी मशीन की तरह इकट्ठा करते चले जाना ना समझी है सीमा। अगर तू नहीं बदली तो एक दिन जरूर पछताएगी, और तू नहीं बदली तो एक दिन बहुत अकेली पड़ जाएगी। ना मैं अपने को बदल सकी ना वो। मैंने अपनी सोच के हिसाब से जिंदगी जी और उसने अपनी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं हद दर्जे की कंजूस हूँ। अपने पति की कमाई की पाई पाई को जोड़ती आई हूँ। मैंने युवावस्था में ही ये तय कर लिया था कि जिंदगी में मैं छोटे बड़े खर्चे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं आने दूंगी। मेरा बड़ा भाई शेखर शादी के साल भर बाद ही घर से अलग हो गया था। ससुराल वालों से उसकी अच्छी पटने लगी थी। वो हम तीनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल ही गया था। उच्च रक्तचाप के मरीज पापा को हार्ट अटैक का खतरा बना तो डॉक्टर बाईपास सर्जरी कराने पर जोर डालने लगे थे। भाई ने बिजनेस ठीक न चलने के नाम पर आर्थिक सहायता करने से हाथ खींच लिया था। तब मेरी शादी के लिए जमा पैसों से पापा के हृदय का ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन के बाद पापा 2 साल और जिंदा रहे। वे शायद और जी पाते, पर बेटे के हाथों मिले धोखे व जवान बेटी की शादी की चिंता ने उनके दिल की धड़कन को कुछ जल्दी ही बंद कर दिया। उन दिनों अंजू ने बहुत मजबूत सहारा बनकर मेरा साथ दिया था। ये सच है कि अगर उसने मेरा मनोबल ऊंचा न रखा होता तो मैं जरूर खुद शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार जरूर पड़ जाती। फिर माँ को पेंशन मिलने लगी थी। पापा के इलाज के खर्चे खत्म हो गए तो मैं अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जुनूनी अंदाज में जोड़ने लगी। बिना दहेज के अच्छा घर-वर मुझ जैसी लड़की को नहीं मिल सकता था। रिश्तेदारों ने मेरे लिए जो बिरादरी का लड़का ढूंढा वो प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता था। मेरी शादी के 4 महीने बाद अंजू की शादी मनोज से हुई जो सरकारी नौकरी करता था। हम दोनों के 4 साल के अंदर 2-2 बेटे आगे पीछे हुए। मेरी दोनों डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हुई और उसकी नर्सिंग होम में। अंजू और मनोज को मनोरंजन व दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से परहेज नहीं था, पर मैंने राजेश को अपने रंग में रंग कर पैसा बचाने की आदत डलवा दी थी। बच्चों की देखभाल में वक्त बहुत तेजी से गुजरा। अंजू ने फ्लैट खरीदा जिसकी किस्तों ने उनको वर्षों तक आर्थिक तंगी से उबरने नहीं दिया। मैंने अपने जोड़े पैसों से मकान को 2 मंजिला बनाकर ऊपरी मंजिल किराए पर दे दिया। इससे हमारी आमदनी बढ़ गई। हर महीने रुपए अंजू के पैसों की तरह किस्त में ना जाकर बैंक खाते में जाने लगे। मेरा बड़ा बेटा समीर बीकॉम के बाद MBA करके नौकरी करने लगा। छोटा बेटा सुमित पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, सो उसे हमने किराने की दुकान करा दी।
अंजू के दोनों बेटे भी कुछ खास नहीं पढ़े। बड़े राहुल ने साधारण से कॉलेज से एमबीए किया और उसे ठीक ठाक नौकरी मिल गई, और छोटा बेटा दवा बनाने वाली कंपनी में एमआर बन गया था। अपनी कंजूसी की आदत के चलते मेरी अपने दोनों बेटों से अक्सर बहस और झड़प हो जाती थी। घर के सारे खर्चे अपनी कमाई में से करना उन्हें नाजायज बोझ सा लगता था। आप हर जगह और हर किसी के सामने रुपयों व खर्चों का रोना रोकर हमें शर्मिंदा करवाने पर क्यों तुली रहती हैं? अंजू मौसी और मनोज अंकल ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह गोवा जाकर मनाई थी। उनके पास खास पैसा नहीं है, पर वे ऐश कर रहे हैं। आपके पास पैसा बहुत है, पर आप सिर्फ रुपए गिनने का मजा लेती हैं। अब उस नासमझी को त्याग कर जिंदगी के भी कुछ मजे ले लो ना माँ। वे अक्सर मुझे अपनी आदत बदलने के लिए समझाते रहते थे। मैं भी अपनी जमा पूंजी उड़ा लूं और बाद में तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। ऐसी नासमझी करना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है बेटा। मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान न देकर कह देती, पता नहीं आपको क्यों एतबार नहीं होता कि हम आपके सुख दुख में काम आएंगे। वे नाराज हो उठते। मैंने दुनिया की रीत देखी है, बूढ़े हो गए माँ बाप बेटों को बोझ लगने लगते हैं और उनकी खूब दुर्गति होती है। मुझे अपनी वैसी दुर्गति नहीं करानी। यूँ मेरा सच्ची बात उनके मुंह पर कह देना उन दोनों को कभी अच्छा नहीं लगता था। समीर की शादी अच्छे घर में हो गई, पर दहेज में कुछ नहीं आया। उसने प्रेम विवाह किया था। मैंने खुद भी शादी में हाथ खींचकर पैसा खर्च किया। बहू नौकरी करती थी। मैंने घर के कामों के लिए आया रखने के लिए शादी के कुछ दिनों बाद ही शोर मचा दिया, पर वे माने नहीं। सारा झगड़ा आया की पगार को लेकर हुआ, क्योंकि वे उसे अपनी कमाई से नहीं देना चाहते थे। इस बात को लेकर घर में झगड़े बढ़े तो समीर ने घर से अलग होने का फैसला कर लिया था। उसके ससुराल वालों ने 2 दिन में अपने घर के पास किराए का मकान भी ढूंढ कर दे दिया। मेरे बहू बेटे के अलग होने के 4 महीने बाद ही अंजू ने अपने बड़े बेटे नीरज की शादी की थी। उसकी बहू भी नौकरी करती थी। अंजू की तरह वो अच्छे स्वभाव की निकली। मैं उसके घर जाती तो वो मेरी बहुत खातिर करती। अपनी सास के बराबर का मान सम्मान मुझे देती थी। अपने छोटे बेटे सुमित की शादी करते ही मैंने उसकी रसोई अलग कर दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि घर के खर्चों को लेकर मुझे उसको भी घर से जाने को कहना पड़े। अंजू ने कुछ महीने बाद अपने छोटे बेटे नवीन की शादी की। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि वे सब 3 कमरों के फ्लैट में इकट्ठे कैसे रह रहे हैं। कल अपनी शादी की 30वीं सालगिरह मनाते हुए अंजू का पांव एक बच्चे द्वारा फेंके गए केले के छिलके पर पड़ जाने से फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। लकड़ी के मजबूत सोफे से सिर में गहरी चोट आ गई। कुछ घंटों बाद उसे बेहोशी सी आने लगी तो हम सब कुछ उसे लेकर अस्पताल भागे। जांच से पता लगा कि गहरी चोट लगने से सिर के अंदर खून बहा है और उसकी जान बचाने के लिए फौरन इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं अतीत की यादों से तब बाहर निकली जब डॉक्टर तनेजा ने हमारे पास आकर बताया, अंजू को ऑपरेशन के बाद होश आ गया है। अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस खबर को सुनकर हर किसी के दिल में खुशी की तेज लहर दौड़ गई थी। अंजू के दोनों बेटों व बहुओं की बात तो छोड़ो, मुझे तो यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि मेरे दोनों बेटे बहुएं भी मेरी छाती से लगकर बच्चों की तरह रोए थे।
अंजू की हालत में लगातार सुधार हुआ और वो कुछ दिन बाद ही आईसीयू से वार्ड में आ गई थी। एक शाम हम घर के सभी लोग मौजूद थे जब अंजू ने अचानक अपने बड़े बेटे नीरज से पूछा, मुझे नर्स ने आज दिन में बताया कि अब तक 3 से 4 लाख का खर्चा मेरे इलाज पर हो चुका होगा। तुम लोगों ने कहाँ से इंतजाम किया इतने रुपयों का? इलाज कराने को तेरी बहुओं ने खुशी खुशी अपने जेवर बेच दिए हैं। मेरा ये जवाब सुनकर अंजू हैरान नजर आने लगी थी। सच कह रही है तू सीमा? बिल्कुल सच, पर अब तू बेकार की बातों में मत उलझ और जल्दी से ठीक होकर अपने घर पहुंच। सारा मोहल्ला बड़ी बेसब्री से तेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। अंजू अचानक उदास सी होकर बोली, सीमा तू ठीक कहा करती थी कि हर इंसान को इमरजेंसी के लिए धन जोड़कर जरूर रखना चाहिए। मैंने तेरी सलाह ध्यान से सुनी होती तो मेरे इलाज के लिए मेरी बहुओं को अपने जेवर तो न बेचने पड़ते। चल, मेरी बात देर से ही सही पर तेरी समझ में तो आई, पर तू बहुओं के जेवरों के जाने की फिक्र ना कर, वे फिर बन जाएंगे। अचानक समीर ने बीच में बोलकर अपनी माँ को सच बता दिया। माँ, जेवर बेचने की बात झूठी है। ऑपरेशन का सारा खर्चा सीमा मौसी ने उठाया है। तुझे मेरी कसम सीमा, जो सच है वो मुझे बता दे। अंजू ने मेरा हाथ पकड़कर भावुक लहजे में प्रार्थना की। सच तो ये है कि तेरी बहुएं अपने जेवर बेचने को तैयार थीं। मोहल्ले के सारे लोग मिलकर तेरा इलाज कराने को तैयार हो गए थे। तू कल्पना भी नहीं कर सकती कि हम सबको तुझसे कितना प्यार है। मैंने खर्च इसलिए किया क्योंकि मेरा तेरा रिश्ता सबसे पुराना है। अब तू खर्चे की फिक्र छोड़कर अपना सारा ध्यान ठीक होने में लगा दे बस। मेरी प्यारी सहेली, मैंने उसका हाथ प्यार से चूम लिया था। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी में कैसे उतार पाऊंगी? अंजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एहसान तूने पहले ही उतार दिया है। वो कैसे? अंजू चौंक पड़ी। मुझे समझदार बनाकर मैं बहुत भावुक हो उठी। तू ठीक कहती थी कि पैसे जोड़कर तिजोरी भरने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपसी संबंधों में प्यार की मिठास। अरे, मेरी जो बहुएं मुझे बुखार में पानी का एक गिलास देने को बोझ मानती हैं, मैंने उन्हें तेरी खैरियत के लिए छोटी बच्चियों की तरह रोते देखा था। अगर तेरी जगह मेरी जिंदगी खतरे में पड़ी होती तो शायद ही कोई मेरे लिए दिल से रोता। अब मैं तेरी तरह अपनों के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि जब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आए तो तेरे अलावा कोई और भी हो जो मेरे लिए सच्चे आंसू बहाए। मुझे तेरे जैसा बनना है अंजू, और मैं अब तेरे जैसी समझदार बनूंगी सीमा। बेकार के खर्चे करना बिल्कुल बंद कर दूंगी। अब इस नई बहस को शुरू करने के बजाय हम दोनों संतुलन बनाकर जीना सीखेंगी। ये भी सही है क्योंकि आती तो हर चीज की खराब होती है, तो तू मुझे बचत करना सिखाना मेरी कंजूस सहेली, और तू मुझे अपनों के दिल जीतने की कला सिखाना मेरी सोने के दिल वाली प्यारी सहेली। हमारी नोकझोंक सुनकर सब हंसने लगे थे। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि मेरी दोनों बहुओं व बेटों की पलकें भी नम हो रही थी। मैंने आज पहली बार उन चारों की आंखों में अपने लिए प्रेम व आदर सम्मान के सच्चे भाव देखे, तो हाथ फैलाकर उन्हें बारी बारी से अपनी छाती से लगाने से खुद को रोक नहीं पाई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।